नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में। बहुत ही ज़्यादा सुंदर कॉन्सेप्ट है, सुंदर बोल सकते हो, इफेक्टिव टूल बोल सकते हो जिसे। और आपने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देखी होंगी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तब आप मेरी वीडियो पे आए हो या बहुत जगह से ट्राई कर रहा होगा समझने का। लेकिन अगर आप इस वीडियो पे आए हो ना, तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जो बाकी वीडियोस में नहीं मिला आपको, वो इस वीडियो में मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तगड़ी होगी, एग्जाम्पल्स भरपूर यूज़ करेंगे, मतलब एट दी एंड आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या चीज़ है, क्या भला है बैलेंस स्कोर कार्ड। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सको। और यहाँ पे जो आपको फोटो दिख रही है ना, वही है बैलेंस स्कोर कार्ड, जो हम आगे वाले अपने स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लो दो कंपनियां हैं हमारे पास, प्रिया की कंपनी है, गौरिका की कंपनी है। और ये गिवन है कि दोनों ने 2004 में स्टार्ट किया था, सेम इंडस्ट्री है, सिमिलर रिसोर्सेज है दोनों कंपनीज के पास। लेकिन 10 साल बाद गौरिका की कंपनी जो है ना, इंडस्ट्री लीडर बन गई, कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करा उसने अपने कंपैटिटर्स को। और जो प्रिया की कंपनी है वो भी उसकी एक तरह से कंपैटिटर ही है। तो वो इंडस्ट्री लीडर बन गई, बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करी 10 सालों में। कैसे? ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा कि हाउ। तो आंसर इसका ये है कि गौरिका की जो कंपनी थी, या गौरिका अडॉप्टेड अ मैनेजमेंट टूल कॉल्ड बैलेंस स्कोर कार्ड। गौरिका ने यूज़ किया भैया बैलेंस स्कोर कार्ड, विच हेल्प हर मेंटेन अ क्लियर विजन एंड बैलेंस्ड अप्रोच टू अचीविंग इट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने में, और आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है, जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आपको एग्जांपल से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि दो कंपनियाँ थी, ठीक है, लेकिन सक्सेस किसको मिली? गौरिका की कंपनी को, क्योंकि गौरिका ने बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच यूज़ करा था। अभी आगे बढ़ जाते हैं, हम देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है बैलेंस स्कोर कार्ड का। मतलब आया क्यों था बैलेंस स्कोर कार्ड, कौन लेके आया था, क्यों लेके आया था, उसके दिमाग में क्या आइडिया आया होगा कि भैया उसने बोला ऐसे, रात को सो के उठा, सुबह बोला भैया बैलेंस स्कोर कार्ड बनाते हैं। क्यों? In early 1990s, Dr. Robert Kaplan and Dr. David Norton introduced the balance scorecard। मतलब इनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना स्ट्रेस मत लेना कि नाम याद नहीं हो रहे हैं, ईयर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों आया था ये। ठीक है, तो ये इन दोनों लोगों ने ऐसे इंट्रोड्यूस किया था बैलेंस स्कोर कार्ड। They noticed that businesses tend to focus heavily on financial outcomes, often at the expense of other key areas that significantly impact their long-term success। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा था कि बिजनेसेस आजकल पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हैं, बस अपने फाइनेंशियल आउटकम्स के लिए वो काम करते हैं, और बहुत सारी ऐसे की एरियाज जो हैं उसको वो इग्नोर कर देते हैं, जो अब उनकी जो सक्सेस है उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। They introduced the balance scorecard to broaden a company's perspective on success and to improve organizational performance by measuring what truly matters। ठीक है, तो इन्होंने बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच लेके आया कि कंपनी का जो सक्सेस है ना, बस वो फाइनेंशियल आउटकम्स पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। अभी देखते हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है बैलेंस स्कोर कार्ड का। द बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम यूज एक्सटेंसिवली इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड। तो एक तरह से सब लोग ही यूज़ कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहा है, जो गवर्नमेंट चला रहा है, बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच। ठीक है, it aligns business activities to the vision and strategy of organization, improves internal and external communication and monitors organizational performance against strategic goals। तो आपको इस चीज़ का तो आइडिया हो गया होगा कि बैलेंस स्कोर कार्ड, भले ही ये नहीं पता चला कि होता क्या है, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है, इफेक्टिव मैनेजमेंट करना है, तो आपको बैलेंस स्कोर कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि भाई बैलेंस स्कोर कार्ड में आता क्या क्या है। तो देर आर 4 पर्सपेक्टिव्स ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। व्हाट आर दोज 4 पर्सपेक्टिव? सबसे पहला तो भाई कंपनी का विजन और मिशन होता है। ये पर्सपेक्टिव नहीं होता है, ये कंपनी का गोल है जो कंपनी को अचीव करना है लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। ठीक है, सबसे पहला पर्सपेक्टिव होता है, इसके 4 पर्सपेक्टिव होते हैं। सबसे पहला हो गया फाइनेंशियल। टू सक्सीड फाइनेंशियली हाउ शुड वी अपीयर टू आवर शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर्स को क्या दिखाएं कि उनको लगे कि भाई हाँ भाई फाइनेंशियली फिट है वो कंपनी, कि कंपनी फाइनेंशियली कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या हो सकते हैं कि भाई आपको रेवेन्यू बढ़ाना है, आपको रिड्यूस करनी है कॉस्ट जो भी आपकी लग रही है, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को देखना? जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम हो रहा है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट मेजर करने में आपको हेल्प कर देगा फाइनेंशियल वे में। ठीक है,
कि फाइनेंशियल वाइबल है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, उसी आप प्रोजेक्ट को ले सकते हो। सेकंड होता है इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस। अब आपने भाई पैसे तो देख लिए कि हाँ भाई प्रॉफिटेबल तो है ये चीज़, तो ये चीज़ करनी चाहिए, लेकिन आप इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस भी देखोगे, उसमें क्या क्या आएगा पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। टू सेटिस्फाई आवर शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर्स व्हाट बिजनेस प्रोसेसेस मस्ट वी एक्सेल एट। जो भी आपकी कंपनी में जिसने भी पैसा लगा रखा है, शेयर होल्डर्स जो हैं, जो आपकी कंपनी के कस्टमर्स हैं, उनको आप कैसे भरोसा दिलाओगे कि हाँ भाई आपकी कंपनी इफेक्टिव है, ऐसा क्या प्रोसेसेस अपने कंपनी में लेके आओगे। ठीक है, इंटरनल प्रोसेसेस होती हैं बेसिकली कि आप कैसे क्रिएट और डिलीवर कर रहे हो वैल्यू कस्टमर्स के लिए। ऑलराइट, क्योंकि कोई भी कंपनी काम कर रही है उसके कुछ सर्टेन कस्टमर्स होंगे, और कस्टमर को वैल्यू देने के लिए इंटरनल प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप एफिशिएंसी और क्वालिटी पे अच्छे से ध्यान दे पाओ। और क्यों ज़रूरी होता है इस चीज़ को पढ़ना, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में एफिशिएंट प्रोसेस है तो ये चीज़ वो इंश्योर करता है कि वो जो कंपनी है वो अपने कस्टमर्स को ऐसे जो भी प्रॉमिस किए हुए हैं वो अच्छे टाइम पे डिलीवर कर रही है और सही वे में डिलीवर कर रही है। तो इसलिए होता है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी पे देखिए कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, कॉस्ट कितनी लग रही है, प्रॉफिट्स, रेवेन्यू, सेल्स कितनी जनरेट हो रही है। फिर उसके बाद इंटरनल बिजनेस प्रोसेस देखेगी कंपनी कि भाई हम इंटरनली हमारे प्रोसेस कितने अच्छे हैं, कितने साउंड है, कितने इफेक्टिव हैं। थर्ड होता है लर्निंग एंड ग्रोथ। टू अचीव आवर विजन हाउ विल वी सस्टेन आवर एबिलिटी टू चेंज एंड इम्प्रूव। ठीक है, कि आप टाइम के साथ साथ कितना ज़्यादा इन्हांस हो रहे हो आपस में। ठीक है, मतलब आपको अगर इंटरनली आप किसी प्रोसेस पे काम कर रहे हो तो टाइम जो आज है वो 10 साल बाद नहीं रहेगा, तो कैसे आप चेंज हो पा रहे हो, कैसे उस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हो उस चेंज को। ठीक है, उसको आप बोलते हो लर्निंग एंड ग्रोथ। मतलब इसमें बेसिकली वही आ गया कि कंपनी की कितनी एबिलिटी है, कितना वो इनोवेट कर सकती है, कितना वो चीज़ें इम्प्रूव कर सकती है, मतलब एक रिजिड प्रोसेस फॉलो नहीं करती है। ठीक है, और इसमें कंपनी का कल्चर भी देखा जाता है कि भाई इनोवेटिव कल्चर है कि नहीं है, और क्यों इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग एंड ग्रोथ पढ़ना। इससे हमें ये श्योरिटी मिल जाती है अगर हम लर्निंग एंड ग्रोथ पे फोकस करेंगे अपनी कंपनी में, कि कंपनी टाइम में आने वाले टाइम में इंप्रूव कर रही है, अच्छा इनोवेट कर रही है, और मार्केट में अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसके साथ अपने आप को अडेप्ट कर रही है। और लास्ट होता है कस्टमर्स। कस्टमर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है बैलेंस स्कोर कार्ड का, जिस पे कंपनी को ध्यान देना चाहिए। टू अचीव आवर विजन हाउ शुड वी अपीयर टू आवर कस्टमर्स, कि अपने कस्टमर्स को आप कैसे दिखाओगे, क्या क्या उनके लिए वैल्यूज़ रखोगे। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान दोगे, उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है आपका उस पर ध्यान दोगे। ठीक है, और इसके लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स आते हैं। जैसे होता नहीं है कि आप किसी भी सर्विस को ले रहे हो उसके बाद आप रेटिंग करते हो, तो वो कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन जानने के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, और मार्केट शेयर, कस्टमर रिटेंशन रेट कितना है आपका, वो सारी चीज़ें हो गई। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर्स पे ध्यान देना, इसमें कंपनी को ये पता चल जाता है कि कस्टमर किस तरीके से देखते हैं उस कंपनी को, कंपनी में के साथ लॉयल है कि नहीं है। ठीक है, इससे कंपनी को क्या होता है, अपनी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बनाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिल जाती है। तो ये 4 पर्सपेक्टिव थे बैलेंस स्कोर कार्ड के। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए 1 बाय 1 इनका है ना एक बार यूज़ केस पढ़ लेते हैं कि किस किस सिनेरियो में हम यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव सबसे पहला होता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पढ़ने का वो होता है, मतलब एक एग्जांपल मान लो कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि किसी कंपनी का फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है कि उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। कैसे मेजर करेगा वो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज निकालेगा, और जो उसका टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा कि जो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 15% एनुअली से ऊपर ही होना चाहिए। जितना भी उसने इन्वेस्ट किया है तो एनुअली उसको 15% या उससे ज़्यादा कमा के दे वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और उसका इनिशिएटिव क्या होगा कि करेगा क्या वो चीज़, जो उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा उसको ऑप्टिमाइज़ करेगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी करेगा। और जो एग्जांपल इसका आप मान सकते हो कि ये कंपनी ए है, उसने अपनी ऑपरेशन कॉस्ट घटाई बाय ऑप्टिमाइजिंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट विच इम्प्रूव देयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 10% to 18% विद इन 2 years। तो ये फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हो गया कि कैसे उसको आने वाले टाइम में और गेन करना है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी थिंग्स। ठीक है, उसी कंपनी का कस्टमर पर्सपेक्टिव क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाना। कैसे वो मेजर कर सकता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर से। और उसका टारगेट क्या हो सकता है कि भैया जो हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन है ना वो 85% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम 100 कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं तो उसमें से 85 या उससे ऊपर कस्टमर्स सेटिस्फाई होने चाहिए हमारी सर्विस से। 15% ठीक है, मतलब सर्विस कभी भी ऐसे 100% ठीक नहीं होती है, लेकिन 85% वो ठीक होने चाहिए।
और उसके लिए वो क्या कर सकता है, इम्प्लीमेंट कस्टमर फीडबैक लूप एंड रिस्पॉन्सिव सर्विस इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है कि कस्टमर फीडबैक एक लूप बना दे, रिस्पॉन्सिव सर्विस इंप्रूवमेंट्स कर दे, ताकि उसको फीडबैक गैदर करने में थोड़ी सी सहायता मिल जाए। Company A introduced a feedback system that allowed them to quickly address customer issues, raising their satisfaction scores from 70% to 90%। तो कंपनी A जो थी उसने क्या किया कि भैया कस्टमर्स के जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं ना, कस्टमर सर्विस हो गई बेसिकली, उसको एड्रेस करने के लिए एक फीडबैक सिस्टम बना दिया। ठीक है, ताकि वो बहुत ईजिली रेज कर सकते हैं कस्टमर इश्यूज़ और मतलब क्विकली एड्रेस हो जाते हैं कस्टमर के इश्यूज़ वहाँ पे। तो उनका पहले 70% था कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, उसके बाद 90% हो गया। तो वो अच्छी कस्टमर सर्विस वहाँ पे दे रहे हैं, वो कंपनी इंश्योर करती है। थर्ड में देखती है इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस पर्सपेक्टिव, कि इंटरनल बिजनेस हमारा कितना इफेक्टिव है। इन्हांस इनोवेशन प्रोसेस, कितना अच्छा इनोवेट कर रही है कंपनी। नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप्ड, उसको मेजर करने के लिए देखेगी कि एक साल में आपने कितने प्रोडक्ट्स बनाए। उसका टारगेट क्या हो सकता है, लॉन्च 5 न्यू प्रोडक्ट्स पर ईयर, कि आप अगर एक चीज़ कर रहे हो ना तो आने वाले टाइम में 5 इनोवेटिव तरीके से वही चीज़ कर सकते हो आप बेसिकली। उसके लिए क्या करेगी, फॉस्टर कल्चर ऑफ इनोवेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। उसके लिए कंपनी ने ये इनिशिएटिव लिया कि भैया आने वाले टाइम में हम ऐसे कल्चर बनाएंगे कि इनोवेशन का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। बाय इन्वेस्टिंग in a dedicated research and development team, company A developed and launched 6 new products last year, leading to a market advantage। ठीक है, उसका टारगेट क्या था, 5 नए प्रोडक्ट्स बनाने का एक साल में, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, 6 न्यू प्रोडक्ट्स बना दिए भैया उसने। तो मतलब इंटरनल प्रोसेस को उसने इतना इन्हांस किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह पे, ताकि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो और इनोवेटिव वे में निकले। फोर्थ होता है लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो इसमें क्या है, कंपनी के अंदर ऐसे लर्निंग वगैरह का वो रहना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कंपनी कोई भी लेके चलेगी कि एम्प्लॉय का स्किल या सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ाना है आपको, कि एम्प्लॉय जो भी सीख रहे हैं वो ऑन द जॉब बहुत अच्छे से सीखें। मेजर क्या हो सकता है इसका, एम्प्लॉय ट्रेनिंग आवर्स, सेटिस्फैक्शन रेट्स, कि एम्प्लॉय के ट्रेनिंग आवर्स कितने हैं, वो कितना सेटिस्फाई हैं अपनी जॉब से, वो भी तो लर्निंग एंड ग्रोथ में ही आता है। इसका टारगेट हो सकता है 40 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग पर एम्प्लॉय पर ईयर। एक साल में कम से कम एम्प्लॉय को 40 घंटे ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे स्पेंड करने हैं। अब वो किसी भी तरीके की ट्रेनिंग हो सकती है, कोई नई स्किल सीख रहा है या जॉब से रिलेटेड ही कोई ट्रेनिंग है ना, और 90% एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अब उसके लिए कंपनी क्या कर सकती है, डेवलप कम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड करियर डेवलपमेंट पाथ। ठीक है, जिससे क्या होगा, ट्रेनिंग अगर होगी ना तो एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा अपनी जॉब में और वो सेटिस्फाई रहेगा अपनी जॉब से। तो कंपनी ए ने क्या किया, कंपनी ए ने एक एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन थी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, रिड्यूसिंग टर्नओवर बाय 15%। जो एम्प्लॉय छोड़ के जाते थे वो 15% से कम हो गए। ठीक है, तो ये जो चारों टूल्स हैं, इसको अगर एक बार अब कंपनीज अडॉप्ट कर लेती हैं तो कंपनीज बहुत अच्छे से समझ पाएंगी जो उनके इंटरनल ऑपरेशंस हैं, एम्प्लॉयज़ कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, स्ट्रेटेजिक गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मीट कर सकती है कंपनी अगर इन 4 चीज़ों पे फोकस कर ले तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई है। अब भाई स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि सर आप समझाते नहीं हो, ऐसे जल्दी जल्दी भगाते रहते हो, तो मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है, एक एक को अच्छे से खोल के समझाया, तो चारों पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्या क्या 4 पर्सपेक्टिव थे बता दो ज़रा। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव था, पैसा देख लो सबसे पहले, फिर इंटरनल प्रोसेस देख लो कि भाई आपकी कंपनी के अंदर में क्या काम हो रहा है। उसके बाद लर्निंग एंड डेवलपमेंट देख लो, या लर्निंग एंड ग्रोथ बोल सकते हो आप। लर्निंग एंड ग्रोथ देख लो कि एम्प्लॉयज़ कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं अपनी लर्निंग से। फिर आप कस्टमर्स की तरफ देखना मत भूलना, ठीक है, कस्टमर्स आपके बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। तो ये 4 चीज़ों पे फोकस करके कंपनी अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकती है। तो अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, लाइक कर देना इस वीडियो को। अगर लाइक कर रहे हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना, सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, उस रेट से बढ़ नहीं रहे हैं सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ धूम मचा दो यार ज़रा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।